नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक बार इस आभासी कक्षा वर्ग में। दोस्तों, कक्षा 10वीं का मार्गदर्शन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं विनायक बगाड़ी आपका स्वागत करता हूं इस आभासी कक्षा वर्ग में। दोस्तों, अब तक हमने कई पाठ देखे, इन पाठों का भावार्थ देखा, कविताएं देखी, इनका भावार्थ भी देखा और इन कविताओं के जो भावार्थ हैं, कठिन शब्दार्थ हैं, इसके बारे में भी समय समय पर आपको जानकारी या मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। वैसे कक्षा 10वीं आज हम पाठ 9वां जो है रीढ़ की हड्डी, इस पाठ को हम देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी, इनकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी, इन्होंने यह पाठ लिखा है। इस पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। वैसे यह एक एकांकिका है और यह जो एकांकिका है, कई प्रकार की एकांकिका ऐसी होती है कि जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ हमारा वह पथ प्रदर्शन भी करती हैं। और लेखक जो होते हैं, यह लेखक समाज में जो चारों तरफ फैली बातें हैं, इन बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही जगदीश चंद्र माथुर जी की यह जो एकांकिका है, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, यह रीढ़ की हड्डी सचमुच आज के समाज का प्रतिबिंब हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस पाठ के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका परिचय संक्षेप में हमारे पाठ्यपुस्तक में भी दिया है। इस परिचय को हम संक्षेप में यहाँ पर देखते हैं। वैसे ये जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, इनका जन्म 1917 में बुलंदशहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है वह 1978 में हुई। ऐसे ये जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में और संस्कृति, हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, इस संस्कृति का दर्शन कराने वाले, अपने साहित्य के द्वारा अपनी भारतीय संस्कृति कैसी महान है, इसके बारे में उन्होंने कई उस पर बातें लिखी हैं, एकांकिका लिखी हैं, या फिर कई प्रकार के लेख इनके प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले वो आकाशवाणी में काम करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दोस्तों, ज़माना पुराना था और पुराने ज़माने में दूरदर्शन या टीवी, अलग अलग प्रकार के चैनल, ये सब कुछ नहीं था और उस समय सिर्फ आकाशवाणी के द्वारा कई भाषाओं का प्रचार प्रसार हुआ करता था। तो इसमें हिंदी भाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान देने का काम जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया है। आकाशवाणी के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इन्होंने पेश किए और इसे पेश करते समय खासकर ध्यान रखा गया कि हिंदी भाषा का प्रयोग हो। ऐसे ये जगदीश चंद्र माथुर जी एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। वो एक प्रतिष्ठित नाटककार हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं और इन्होंने कई प्रकार के नाटक हिंदी भाषा में लिखे हैं। तो ऐसे ये जगदीश चंद्र माथुर जी, जिन्होंने रीढ़ की हड्डी यह एकांकिका लिखी है, बहुत ही सुंदर विवेचन इस एकांकिका के द्वारा इन्होंने प्रस्तुत किया है। वैसे इनकी प्रमुख कृतियां देखिए क्या है। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब इस गद्य संबंधी देखिए। यह जो पाठ है रीढ़ की हड्डी, इस पाठ में प्रस्तुत एकांकिका में यहाँ पर दिया है। प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। यानी आज के समाज में स्त्री शिक्षा को
काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लेकिन पुराने जमाने में, कई जमाने में ऐसे लोग हुआ करते थे कि जो समाज में अपना चेहरा कुछ और दिखाते थे। भाषण करते समय, मंच पर जाने के बाद, या फिर समाज में घूमते समय बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन इन बातों को अगर हम गौर से देखें, इनके ही घर में झांक कर देखें, तो पता चलता था कि वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ऐसे लोगों का जो पर्दा है, यह पर्दाफाश करने का काम इन्होंने इस एकांकिका के द्वारा करने का प्रयत्न किया है, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। यहां पर लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दर्शाया ही है। इसके अलावा समाज में किस तरह के लोग होते हैं जो मंच पर अलग बातें करते हैं और घर में उनके कुछ अलग ही बातें चल रही होती हैं। और सबसे जरूरी बात, नारी का सम्मान करना चाहिए। तो यह जो बात है, यह बात नारी सम्मान को महत्व प्रदान करने का काम इस रीढ़ की हड्डी, इस एकांकिका में हुआ है। अब देखिए, यह जो तासिका है, यह तासिका ऑनलाइन तासिका है। अभी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडियो में, आप सभी देख रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन आपको अगर मुझसे संपर्क स्थापित करना है या आपकी कोई समस्या है, तो चैट बॉक्स में अपने समय, अपने प्रश्न आप दे सकते हैं, और जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने जो संगणक है, इस संगणक पर मैं ये सारी बातें देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। आपके मन में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो ज़रूर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। उसका समाधान अगर तुरंत न हो सका तो बाद में उसका समाधान आपका ज़रूर किया जाएगा। तो देखते हैं, यह रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी। इस गद्य संबंधी में हमने जानकारी प्राप्त की है कि किस तरह के लोग समाज में होते हैं। अपने दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। तो देखते हैं इस एकांकिका को। बड़ी सुंदर एकांकिका है। इसमें देखिए, सबसे पहले पात्र परिचय दिया है। पात्र परिचय में सबसे पहले एक उमा नाम की एक युवती है, जो कि एक सुशिक्षित युवती के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। राम स्वरूप उमा के पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माताजी हैं। शंकर एक युवक हैं, और गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं। रतन, इसका पार्ट जो है वह थोड़ा सा, उसका काम जो है वह थोड़ा सा ही है, लेकिन रतन यह राम स्वरूप का नौकर है। तो इस तरह से पात्रों का परिचय यहाँ पर दिया है संक्षेप में। जैसे जैसे यह एकांकिका आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इन पात्रों से हम परिचित हो जाते हैं, इनके विचारों से हम परिचित हो जाते हैं। तो देखते हैं यह पाठ, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इसमें देखिए, सबसे पहले जैसे कि यह एकांकिका होने के कारण इसका प्रस्तुतिकरण हम यहाँ पर मंच पर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मंच पर क्या व्यवस्था है, कौन सी बातें चल रही हैं, इसका ब्यौरा हमारे पाठ की शुरुआत में ही दिया है। इस पर हम एक नज़र डालेंगे। जैसे कि एक कमरे का दृश्य है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वह अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ उम्र यानी आधी उम्र के व्यक्ति हैं वह, और एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब देखिए, यह नाटिका, यह एकांकिका शुरू हो जाती है। इसमें सबसे पहला दृश्य है एक कमरे का, और इस कमरे के दरवाजे के पास एक महाशय खड़े हुए हैं, जिनकी उम्र आधी उम्र है, अधेड़ उम्र के हैं, जिनकी पीठ नजर आ रही है। एक तख्त का सिरा पकड़े हुए वो खड़े हैं, और दूसरे तख्त के सिरे को उनके नौकर ने पकड़ रखा है, और वो उल्टे दिशा से अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक तख्त है। राम स्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा की यहां अक्ल बट रही थी तो तू
देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। अब देखिए, यह नाटिका शुरू होती है, एकांकिका शुरू होती है। इसमें रामस्वरूप अपने नौकर की सहायता से एक तख्त को, एक मेज पलंग को दोनों हाथों में उठाकर वह अपने नौकर की मदद से अंदर आते हैं कमरे के अंदर। और नौकर जो है, यह नौकर बहुत ही सयाना है, होशियार है। काम करते समय कैसे काम करना चाहिए, उसका तरीका क्या है, शायद उसको मालूम नहीं है, और इसीलिए ये रामस्वरूप उस पर बार बार गुस्सा करते हैं। अब धीरे धीरे इस तख्त को कहाँ पर रखना है, किस स्थान पर रखना है, यह भी उनको बताना पड़ता है। और यह नौकर रतन जब यह तख्त रखना है तो पूछता भी है कि साहब बिछा दे। और तब रामस्वरूप को गुस्सा आता है, क्योंकि इतनी बड़ी भारी चीज वो अपने नौकर के साथ उठाकर यहाँ पर ला रहे हैं, और यह नौकर जो है हर बात को पूछा करता है। और तब उनको गुस्सा आता है, और वो गुस्से में कहते हैं कि परमात्मा के यहाँ पर जब अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? यानी तुझे अक्ल नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद बोल रहा है कि बिछा दो साहब। और यह जो पसीना आ रहा है, इतना बोझ उठाया है, काफी पसीना आया है, परेशान है, लेकिन रतन जो है, नौकर जो है, वह तख्त बिछाता है, रखता है और हंसने भी लगता है, ही। रामस्वरूप ये दरी उठाते हुए नौकर को काम बताते हैं कि जा बीबी जी के कमरे में हारमोनियम उठा ला और सितार भी, और जल्दी जाने के लिए कहता है। और ये दोनों पति पत्नी रामस्वरूप बैठ जाते हैं उस तख्त पर और आपस में बातें करने लगते हैं। प्रेमा, जो कि उमा की मां है, प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हां, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। अब देखिए, यह जो प्रेमा है, यह प्रेमा यानी उमा की मां कहती है, जो बेटी है तुम्हारी लाडली बेटी उमा, ये तो अपना मुंह फुलाए बैठी है। क्यों? क्योंकि शायद उसे यह रिश्ता पसंद नहीं या मंजूर नहीं है, और इसीलिए वो थोड़ी सी नाराज है। और तब रामस्वरूप पूछते हैं क्या हुआ? और तब प्रेमा कहती है, तुमने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके उसे नीचे लाना। और रामस्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया, ये उमा जो है, इस उमा से कहना कि जरा करीने से जरा ठीक ठाक पेश आए, क्योंकि ये आने वाले जो लोग हैं, ये लोग जरा ऐसे ही खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, वहां पर अच्छा स्थान, ऊंचा स्थान उनको समाज में है, मगर ये चाहते हैं कि ये जो लड़की हैं, जो अपने बेटे को देखने के लिए आ रहे हैं, वो पिताजी हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, वो उसको पढ़ना लिखना ज्यादा न आता हो, ऐसी लड़की उनको चाहिए। तो इस तरह से वो बता देते हैं, अपनी बेटी को बताना चाहते हैं कि किस तरह से पेश आना है, क्योंकि उमा जो है वह पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उनको ऐसा न लगे कि वह पढ़ी लिखी है, इसलिए आते समय जरा करीने से जरा ठीक ठाक वो पेश आए। प्रेमा कहती है, और लड़का? रामस्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा से। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। अब ये तो पिताजी के बारे में हुआ कि पिताजी ऐसा चाहते हैं कि लड़की जो है वह ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो लड़का कैसा है?
और तब राम स्वरूप बता देते हैं कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, मजबूरी है, क्या करें। रतन कहता है बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। और मेहमानों से कहते हैं आइए आइए, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहते हैं खंकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। और तब ये रतन कहता है, रतन बाबूजी बाबूजी वो आ गए, ऐसा बताने के लिए वो नौकर जो है वह धीमी आवाज में बोल रहा है, बता रहा है कि शायद वो मेहमान आ गए हैं। और तब राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि बेटी से कह देना कि उसे गाने के लिए भी तैयार होना है, क्योंकि वो मेहमान आ गए हैं। तो मेहमान आने के बाद उनका स्वागत भी वो करते हैं, आइए आइए, बैठने के लिए कहा जाता है। और बाद में पूछा जाता है कि मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। और तब गोपाल प्रसाद जी खंकार कर कहते हैं, जी नहीं, जो तांगे वाला था, ये तांगे वाला सब पता जानता था, मैंने उसको सही पता बता दिया और इस तरह से रास्ता हमें मिल गया। आपका घर ढूंढने में, आपका मकान ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। तब राम स्वरूप कहते हैं लड़के की तरफ मुखातिब होकर, यानी लड़के की तरफ देखकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहते हैं, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर जी 1 साल का मार्जिन रखता हूं। अब देखिए राम स्वरूप जी अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद गोपाल प्रसाद जी को अंदर लिया जाता है, दोनों को अंदर लिया जाता है, बैठने के लिए कहा जाता है। और तब ये राम स्वरूप शंकर यानी जो लड़का है, इस लड़के से प्रश्न पूछते हैं, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? और तब शंकर कहता है कि जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, हाँ बस वीकेंड है इसलिए चला आया था। तो आपका ये जो कोर्स चल रहा है, जो पढ़ाई आप कर रहे हो, इसे पूर्ण होने में शायद कितना साल भर तो रहा होगा। और तब शंकर कहता है, जी नहीं, यही कोई साल 2 साल। यहाँ पर वो अपने जो कोर्स या पढ़ाई खत्म होने वाली है उसके बारे में वह श्योर नहीं है। वह कहते हैं कि साल 2 साल में मेरी पढ़ाई पूर्ण होगी। राम स्वरूप को भी आश्चर्य होता है, अरे भाई 1 साल या 2 साल? प्रश्न पूछते हैं। और तब शंकर हंसते हुए कहता है, जी 1 साल का मार्जिन रखता हूं, यानी इसका मतलब है अगर यह इस साल अगर उत्तीर्ण नहीं हुए तो शायद अगले साल उत्तीर्ण जरूर होंगे। कोई विश्वास मन में उनके नहीं है, बिना विश्वास का वह व्यक्ति है, और बिना विश्वास का होने के कारण वह उत्तर भी इसी प्रकार के देते हैं। और कहते हैं, शंकर कहता है कि 1 साल का मैं मार्जिन रखता हूं, यानी अगर फेल हुआ तो अगले साल पढ़ाई करके या अन्य तरीके से पास हो जाएगा, और इस तरह से 1 साल या 2 साल में उनकी पढ़ाई पूर्ण हो जाएगी। आत्मविश्वास की कमी यहां पर नजर आती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, यानी अपनी आवाज को बदलते हुए, तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप कहता है चौंक कर, बिजनेस? समझ कर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अब देखिए यहां पर ये गोपाल प्रसाद जी अपनी आवाज बदलकर, अपना तरीका बदलकर बात करते हैं। कहते हैं कि बिजनेस की बात होनी चाहिए। बिजनेस, ये बात राम स्वरूप की समझ में नहीं आती। वो कहते हैं चौकर, बिजनेस? और तब समझ लेते हैं बिजनेस यानी यहाँ पर लड़का और लड़की, इनका रिश्ता होने वाला है, और इस रिश्ते को जोड़ते समय जो बातचीत होती है दोस्तों, वह बिजनेस नहीं है, वह व्यापार नहीं है,
लेकिन यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी के लिए यह एक व्यापार से कम भी बात नहीं है। उसे इस रिश्ते को वो व्यापार की नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लड़का है और इस लड़के को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने काफ़ी ढेर सारी संपत्ति खर्च की है। तो शादी में दहेज देने की परंपरा होती है। तो जहाँ पर दहेज होता है वहाँ पर रुपया पैसा आ गया, और रुपया पैसा यानी बिजनेस या जिसे व्यापार कहा जाता है। तो ऐसे विचार, एक दकियानुसी विचार यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी रखते हैं, और ये बात राम स्वरूप की समझ में आ जाती है। वो कहते हैं हाँ हाँ अच्छा, यानी रिश्ते के बारे में बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ नाश्ता तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर परंपरा ऐसी होती है कि जब कोई लड़का लड़की को देखने के लिए घर पर जाता है तो वहाँ पर नाश्ता ज़रूर होता है, चाय पान ज़रूर होती है। और इस तरह से वो कहते हैं कि हाँ हम बिजनेस की बातें भी करेंगे, लेकिन इससे पहले नाश्ता कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाएं। अंदर जाते हैं, और तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि अरे भाई इतनी परेशानी मत उठाइए, इतनी तकल्लुफ क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि ये नाश्ता चाय पाना ये फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। और तब रामस्वरूप कहते हैं अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, ये तो हमारा फर्ज है, हमारी तकदीर है, हमारा नसीब है कि आप हमारे घर पर आ गए। तो उनका प्रबंध, नाश्ते का प्रबंध करने के लिए रामस्वरूप घर के अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से यानी शंकर से कहते हैं क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं आखिर आप माने नहीं। और जब ये गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे के साथ बैठे हैं कमरे में, तब अपने बेटे की तरफ देखते हैं और उसको पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं, बैठा हूं। और तब वो गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे शंकर से कहते हैं बैठे हो ठीक है, लेकिन ऐसे झुककर क्यों बैठते हो? अब बैठने के कई तरीके हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से बैठ जाता है, अपने अपनी आदत के मुताबिक वह उसका व्यक्तित्व होता है, और शारीरिक रचना भी वैसी ही होती है। और ये जो शंकर है वह हमेशा झुक कर बैठते थे, तो यह शंकर ऐसे झुक कर बैठा है तो पिताजी को यह बात खटकती है, और पिताजी गोपाल प्रसाद जी अपने शंकर को कहते हैं ऐसे झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठ जाओ, ऐसे जरा तन कर बैठ जाओ, क्योंकि लड़की को देखना है, जरा इंप्रेशन होना चाहिए। लेकिन ये बैठने का सही तरीका नहीं है। तुम्हारे दोस्त हमेशा कहते रहते हैं कि शंकर की बैकबोन, अंग्रेजी शब्द है बैकबोन, इसका मतलब हिंदी में होता है रीढ़ की हड्डी। यह रीढ़ की हड्डी उसे बैकबोन, शायद ये जो तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। अपना वाक्य पूरा होने से पहले ही वहां पर रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। तो यह बात, यह जो विषय है यहीं पर बंद हो जाता है, क्योंकि ये बातें वो मेहमानों के सामने करना नहीं चाहते। और तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं आखिर आप माने नहीं, क्योंकि ये चाय पान वगैरह मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन आप माने नहीं। रामस्वरूप कहते हैं चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। और तब शंकर कहता है खंकार कर सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब देखिए रामस्वरूप चाय की प्याली में डालते हुए आप वहां पर मेज पर रखी हुई चाय एक प्याली में डाल रहे हैं, और तब वो पूछते हैं, हंसते हुए पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? और तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं साहब,
मुझे तो ये विलायती चाय भी और हिंदुस्तानी चाय भी पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है, वो कहते हैं मुझे आधा दूध चाहिए और आधी चाय दीजिए, हाँ, और उसमें जरा जो चीनी है जरा ज्यादा डालिएगा। और तब शंकर कहता है खंखारते हुए कि सुना है अब सरकार जो ज्यादा चीनी का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाएगी। जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं या चीनी जिनको पसंद है, यह लोग, ऐसे लोग, इन लोगों पर सरकार अब ज्यादा टैक्स लगाएगी। ऐसी बात शंकर कहता है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब देखिए, सरकार जो है वह सरकार न जाने किस बात पर टैक्स लगाएगी। बस आमदनी करनी है, पैसे कमाने हैं, और इस पैसे कमाने हेतु सरकार न जाने ऐसी फालतू चीज़ों पर भी टैक्स लगाएगी, और इस तरह से ज़्यादा पैसे कमाना वह सरकार चाहती है। और तब ये जो गोपाल प्रसाद हैं वह कहते हैं कि अरे भाई, अगर आमदनी ही करनी है तो सरकार किसी भी चीज़ पर टैक्स लगा सकती है। और तब रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, वह क्या? और तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। अब देखिए, यह गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि सरकार हर बात पर टैक्स लगाती है, वैसे ये खूबसूरती जो है, इस खूबसूरती पर भी टैक्स लगाना जरूरी है। तब दोनों रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं, मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर ऐसा टैक्स सरकार ने लगा दिया तो क्या होगा, हर व्यक्ति को यह टैक्स भरने में मजा आएगा, अपनी खुशी से वह टैक्स दे देगा। लेकिन बात बिल्कुल सही है। किसको ऐसा नहीं लगता कि मैं खूबसूरत नहीं हूं? सभी को ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत हूं, और उस पर अगर मुझे टैक्स देना पड़ेगा तो मैं हंसते हंसते टैक्स भर दूंगा, क्योंकि किसी ने मुझे खूबसूरत तक कहा। और इस तरह से वो टैक्स भरने में कोई व्यक्ति चू तक नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा। और तब रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। और तब रामस्वरूप जोर से हंसते हुए उनकी ये जो बात है, खूबसूरती पर टैक्स लगाएगी सरकार, तो यह बात उनको जचती है और वो हंसते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा कि आजकल खूबसूरती का सवाल भी जो है वह बेढप हो गया है। और पुराने जमाने में तो ये खूबसूरती, जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, वो घर के बाहर कदम नहीं रखती थी, पराये पुरुषों के सामने कभी घूंघट खोल कर नहीं आती थी, तो खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था उनके ज़माने में। लेकिन आजकल ये इस पर अगर सरकार ने सोचा कि खूबसूरती पर टैक्स का जो सवाल है वह बेढप हो गया है। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बाबू कहते हैं, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। और तब ये रामस्वरूप जो है वह अपनी इस बात को अपनी तरफ मोड़ लेना चाहते हैं और उनके विचार जानना चाहते हैं, लड़के के विचार जानना चाहते हैं कि खूबसूरती के बारे में उसके विचार क्या हैं। लड़का जब शादी करने के लिए किसी घर पर जब जाता है लड़की देखने के लिए, तो उसके मन में यही एक इच्छा होती है कि लड़की जो है वह दिखने में सुंदर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। लड़का खूबसूरत हो या न हो, क्योंकि वह लड़का है और लड़का अपने शादी के बारे में विचार कर सकता है, लड़की कैसी होनी चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको सारे काम आने चाहिए, ये सारे विचार लड़कों के हैं। लेकिन लड़की क्या चाहती है, इसकी तरफ अनदेखा किया जाता है। और इसीलिए ये रामस्वरूप, लड़की के पिता, उमा के पिताजी, प्रश्न पूछते हैं लड़के से, शंकर से, कि भाई तुम्हारे क्या विचार हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए।
और तब गोपाल प्रसाद बीच में ही कहते हैं, देखिए यह बीच में ही यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। और जायचा, जायचा का मतलब है जन्म पत्र यहां पर दिया है, तो मिल ही गया होगा। और तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, बीच में ही दोनों की बातों को काट कर वह कहते हैं कि राम स्वरूप जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की जो है वह खूबसूरत होनी चाहिए और यह बात बहुत ही निहायत जरूरी है। और जायचा यानी जन्म पत्र, जन्म कुंडली जो है वह पहले ही मिल गई होगी या मिल जानी चाहिए। और तब एक पुराने ज़माने में ऐसा विचार था कि जन्म कुंडली, शादी कर से पहले लड़का और लड़की इनकी जन्म कुंडली दिखाई जाती थी, जन्म पत्र दिखाया जाता था, उसमें दोनों की जो ग्रहमान है वह ठीक ठाक से जुड़ते हैं या नहीं, इसके बारे में विचार होता था और बाद में शादियां तय होती थी। तो यह एक पुराना विचार, लेकिन पुराने विचार से पहले भी गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। और तब रामस्वरूप जी कहते हैं कि अरे जायचे के बारे में, जन्म पत्रिका के बारे में आप निश्चिंत हो जाइए, बस ये जन्म पत्री लेकर मैं ठाकुर जी के यहाँ पर, पंडित जी के यहाँ पर जाऊंगा, उनके चरणों में रख दूंगा, थोड़ी सी दक्षिणा मिलने के बाद, थोड़े से रुपए मिलने के बाद बस खुद ब खुद वो सब कुछ मिल जाएगा। और यह बात शंकर को भी अच्छी लगती है और वो हंसता भी है, लेकिन गोपाल प्रसाद हंसते नहीं बल्कि थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं। और तब गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। और तब लड़की के बारे में वो अपने विचार प्रकट करते हैं, वो जायचा मिलेगा या न मिलेगा वो बाद में, लेकिन लड़की जो है, लड़की को अधिक पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लड़की अगर लिखेगी, पढ़ेगी, पढ़ाई करेगी तो वो अपने आत्मसम्मान या स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वो जो घर के कायदे कानून है, जो रीति रिवाज है, इसका भी वह विरोध कर सकती हैं। और यह बात गोपाल प्रसाद जी को बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए वो कहते हैं कि लड़की जो है, यह लड़की अधिक पढ़ी लिखी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस उसको सिलाई पुराई की जो काम है वो घर के सारे काम उसे आने चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो और घर के सारे काम जो अच्छी तरह से जानती हो, ऐसी लड़की हमें चाहिए। और तब रामस्वरूप हंसते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब देखिए, वो लड़की के बारे में विचार सुना देते हैं गोपाल प्रसाद जी कि लड़कियों को अधिक पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस घर के सारे काम आने चाहिए, ठीक ठाक से वो काम करे, घर में ही रहे, घर के बाहर कदम न रखे, ऐसी बहू की जरूरत उनको है। और इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। और तब रामस्वरूप के हंसते हुए अंदर आवाज, दरवाजे के अंदर मुंह करके कहते हैं कि अरे जरा पान भिजवा देना। और तब उमा पान की तश्तरी लेकर आ जाती हैं और पिता को दे देती हैं। और उसी समय, वो देते समय, उसका जो चेहरा है, उस चेहरे पर उसने घूंघट ओढ़ कर रखा है, लेकिन इस घूंघट को थोड़ा सा हटने के बाद, झुकने के बाद, जब ये पिता और बेटा दोनों देखते हैं कि लड़की के चेहरे पर, नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा जब इनको दिखाई देता है, तब बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं, उनको आश्चर्य होता है। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ कहते हैं, चश्मा। रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं,
पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। अब देखिए, जैसे ही बाप बेटे को चश्मा दिखाई देता है, लड़की ने चश्मा पहना है, तब इसका असर क्या होता है उन पर, वे दोनों चौंक पड़ते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं चश्मा। क्योंकि पुराने जमाने में किसी को जब चश्मा लगता था तब उसका मतलब ऐसा हुआ करता था कि चश्मा लगा है क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके, ज़्यादा पढ़ने लिखने से आंखें खराब हो गई और चश्मा लग गया। आज के ज़माने में भाई छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा टीवी देखना या मोबाइल देखना, आपको तो मालूम ही है, ऐसे अनेक कारणों से चश्मा लग जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो आदतें हैं, वो बदल गई हैं, सब कुछ तौर तरीका ही बदल गया है जीने का, और इसीलिए ये चश्मा जो है वह बचपन में भी लग जाता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। लेकिन यह ज़माना पुराना था और पुराने ज़माने में ज़्यादा पढ़ने लिखने से चश्मा लगता है, ऐसा एक वहम भी हुआ करता था, और जो शायद सच भी था। और इसीलिए जब लड़की ने चश्मा पहना है तो दोनों को आश्चर्य होता है, दोनों चिल्लाते भी हैं, एक साथ चिल्लाते हैं चश्मा। और तब राम स्वरूप जी थोड़ा सा शक पका जाते हैं, अपनी बेटी पढ़ी लिखी हुई है, यह बात वो छुपाना चाहते हैं, और तब वो बता देते हैं अरे नहीं, वो तो पिछले महीने में उसकी आंखों में दर्द होने लगा था, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। और तब गोपाल प्रसाद जी यह तय करने के लिए कि सचमुच पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना, और इस तरह से वो आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, उनको आश्वस्त किया जाता है कि हाँ, ये जो चश्मा है, यह चश्मा पढ़ाई लिखाई की वजह से बिल्कुल नहीं लगा। ऐसी हामी भर देते हैं राम स्वरूप जी। कहते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में कहते हैं बैठो बेटी। राम स्वरूप वहां बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के साथ पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। अब देखिए राम स्वरूप हामी भर देते हैं कि लड़की की आंखों में दर्द होने लगा, इसलिए थोड़े दिनों के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ रहा है, पढ़ने लिखने से चश्मा बिल्कुल नहीं लगा है। और तब उमा को वो बैठने के लिए कहते हैं। उमा बैठ जाती है, अपने बाजे वाजे के पास बैठ जाती है। और तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हाँ, चाल में तो लड़की ठीक ठाक रही है, कुछ खराबी नहीं है, अच्छी तरह से चलती है, चेहरे पर छवि है, प्रकाश है, अच्छा है, उजालापन दिखाई देता है। और तब वो कहते हैं कि हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है इस लड़की ने, क्योंकि गाने हारमोनियम वहाँ पर रखा हुआ। तो वो कहते हैं कि कुछ सुना दे। और तब राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती हैं। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती हैं। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती हैं। अब देखिए उमा को गाना गाने के लिए कहा जाता है, और उमा एक मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल यह गाना शुरू कर देती हैं। और गाते गाते उसकी आंखें शंकर की आंखों से भिड़ जाती हैं, और जैसे आंखें भिड़ जाती हैं वैसे उमा अपना गाना रोक देती हैं। रामस्वरूप कहते भी हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को तो कम से कम पूरा करो। और तब गोपाल प्रसाद बीच में रोक देते हैं, हाँ नहीं ठीक है साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की ना बहुत अच्छा गाती हैं। जब ऐसा बोल दिया जाता है तब यह उमा सितार वगैरह रख कर कमरे के अंदर जाने के लिए बढ़ती है, तैयार हो जाती हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप।
रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी हैं। और तब उमा से वह प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, गाना तो बहुत अच्छा गाती हो तुम, चाल चलन में भी वह लड़की ठीक है, चेहरे पर भी प्रकाश है, उजाला है, क्या तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है? और तब उमा जो है वह चुपचाप बैठी रहती है, वो बात नहीं करती। और तब रामस्वरूप कहते हैं कि अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो टंगी हुई तस्वीर है कुत्ते की, वो इसी ने बनाई है, और उस दीवार पर जो तस्वीर लगी है वह भी उमा ने पेंटिंग की है। अच्छा, बहुत अच्छा है, क्या सिलाई करती है? और तब रामस्वरूप बता देते हैं कि हाँ, घर के सारे काम, जो सिलाई के काम है वो इसी के जिम्मे हैं, इसके अलावा वो कमीज जो है वो कमीज सिलाने का भी काम करती हैं। और तब गोपाल प्रसाद जी को खुश हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। अब देखिए, गोपाल प्रसाद जी एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, आपके पास, आपकी बेटी के पास ढेर सारी कलाएं हैं, वो सिलाई जानती हैं, चित्र तैयार करना भी जानती हैं, इसके अलावा तो क्या उसे कोई इनाम विनाम तो मिले हैं? लेकिन उमा इस बात का जवाब नहीं देती, वो चुपचाप बैठी हैं। रामस्वरूप इशारे के लिए अपनी बेटी को बोलने के लिए तैयार करना चाहते हैं, इसलिए इशारा करते हैं खंकार कर लेकिन उमा चुपचाप बैठी हैं। और तब रामस्वरूप जो होते हैं वो उत्तर देते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। और तब वो रामस्वरूप जी इस बात को संभालना चाहते हैं, कहते हैं अपनी बेटी से, बेटी उमा जवाब दो। और तब वह कहते हैं गोपाल प्रसाद जी से कि शायद वो शर्माती है आपसे, इसीलिए वो बोल नहीं रही है, इनाम तो इसने। बात वो शुरू कर देते हैं, लेकिन बात को बीच में टोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। ये उमा आने के बाद चुपचाप बैठी है, बोलने का नाम ही नहीं ले रही है। इतने प्रश्न पूछे लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो वो पिताजी से यानी रामस्वरूप से कहते हैं कि रामस्वरूप जी, आप बीच में मत बोलिए, रुक जाइए, जरा उमा को, आपकी लड़की को बोलने का मौका दीजिए। और तब ये रामस्वरूप जी अपनी बेटी उमा से कहते हैं, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। और तब ये उमा कहती है, हल्की लेकिन मजबूत आवाज में उत्तर देती हैं, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीददार को ही दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब देखिए, यहाँ पर उमा अपनी जुबान खोलती है, और जुबान खोलने के बाद उसके मन में जो जिसे हम कहते हैं नफरत, एक प्रकार की यह नफरत स्पष्ट होती है। और वह अपने बाबूजी से कहती है कि अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कोई कुर्सी मेज बिकती है, दुकानदार के यहाँ पर वह खरीदार आता है, तो यह जो कुर्सी मेज या टेबल है उसको बोलने का मौका कभी नहीं दिया जाता कि उसकी राय क्या है, बस खरीददार की राय देखी जाती है। और यहाँ पर उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसके अंदर भी एक स्वाभिमान है, यह स्वाभिमान जागृत हो जाता है। और यह उमा अपने पिताजी से कहती है कि क्या जवाब दूं मैं इसका? लड़की को ठीक तरह से चलना आता है या नहीं, यह देखा गया, उसका चेहरा कैसा है यह भी देखा गया। चेहरे पर, नाक पर ऐनक लगी हुई है, तो दोनों को आश्चर्य होता है कि लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं है। यानी यहाँ पर सिर्फ लड़की कैसी होनी चाहिए इसका विचार किया गया, लेकिन
एक लड़की को लड़का कैसा मिलना चाहिए इसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ। और इसीलिए उमा जो है इस बात का विरोध करती हैं। वह पढ़ी लिखी युवती है और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना भी जानती है। और इसीलिए वह कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बेची जाती है तो जो खरीदार होता है बस उसकी राय, उसकी इच्छा क्या है वही देखी जाती है। कुर्सी मेज वो तो वस्तुएं हैं, और यहाँ पर वो अपनी तुलना किससे करती है? मैं कोई वस्तु नहीं हूं, मैं कोई कुर्सी मेज तो नहीं हूं। इस बात की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। और बस जो खरीदार हैं या खरीदार, उसको पूछा जाता है, वस्तु दिखाई जाती है, इस वस्तु को सजाया जाता है, संवारा जाता है और दिखाया जाता है। पसंद आ गई तो खरीदार उसे खरीद लेता है। लेकिन उस व्यक्ति, उस कुर्सी मेज, इनकी राय क्या है इसके बारे में कभी विचार नहीं किया जाता। ऐसा विचार हमारे समाज में होता है। लड़कियों की इच्छाएं क्या हैं इसकी तरफ अनदेखा किया जाता है, और वही बात यहाँ पर दिखाई जा रही है। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा। और तब उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। उमा देखिए अब तक शांत थी, वह चुपचाप बैठी हुई थी। गाना गाने के बाद वहां से उठकर अपने कमरे के अंदर भी जा रही थी, लेकिन उसे रोक दिया गया कि रुक जाओ, और तब उसे बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। और तब यह उमा अपना जो अंदर छिपा हुआ गुस्सा है वह बाहर दिखलाती है, बोलती है। और तब गोपाल प्रसाद जी भी कहते हैं, ताव में आकर गोपाल प्रसाद जी को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनका अपमान हुआ है। लड़की देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन लड़की जो है वह उल्टे उत्तर यहाँ पर दे रही हैं। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा कहती है तेज आवाज में, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं तो होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद जी कहते, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। अब देखिए उमा को गुस्सा आ जाता है। उमा कहती है पिताजी से कि पिताजी अब आप चुप बैठिए, अब मुझे कह लेने दीजिए। और तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि क्या आपने मुझे यहां पर अपनी इज्जत उतारने के लिए बुलाया है? इतनी देर से उमा कहती है कि अरे भाई आपकी इज्जत है, वैसे हमारी भी इज्जत है। इतनी देर से आप नाप तौल कर रहे हैं, बातें बताए जा रहे हैं, बस अपनी ही बात बता रहे हैं। लड़की कैसी होनी चाहिए, उसे कौन कौन से काम आने चाहिए, लेकिन कभी आपने अपने लड़के की तरफ देखा है? उसके पास ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो बताने लायक हो, जो दिखाने लायक हो? एक भी उसके पास गुण नहीं है, लेकिन बस आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और तब शंकर कहता है कि बाबूजी चलिए, यहां पर नहीं रुकेंगे हम। और तब गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़की से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में जाकर पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप बैठ जाते हैं, और इसका उत्तर उमा देती है, देखिए, जी हां, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा, उमा को रोकने का प्रयत्न वो करते हैं। और तब उमा उत्तर देती है कि जी हां, मैंने पढ़ाई पूर्ण की है, मैंने कॉलेज में मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूं, मैंने बीए पास किया है, और ये बीए पास किया है, ये कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और ना ही आपके पुत्र की तरह आपका लड़का जो है यह शंकर लड़कियों के हॉस्टल में एक बार उसे पकड़ा गया था, क्योंकि वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर रहा था। ये लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करना क्या अच्छी बात? बहुत बुरी बात है। और ऐसा कायरता भरा काम इस शंकर ने किया है, और अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया था? उसने नौकरानी के पैर पकड़ लिए थे, और नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहां से भाग गया था। ऐसा गलत काम आपके लड़के ने किया है। ये क्या सम्मान की बात है? जी नहीं। ऐसा लड़का जो
जिसका चरित्र बहुत ही गंदा है, ऐसे लड़के के साथ क्या उमा जैसी पढ़ी लिखी लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठी थी। और जब उसने गाना गाते हुए जब दोनों की नजर एक दूसरे से भिड़ गई, तब उमा के मन में विचार आया, अरे ये लड़का है जिस लड़के को लड़कियों के हॉस्टल में काफी बड़ी सजा हुई थी, काफी बड़ा उसको अपमान सहन करना पड़ा था, और ऐसे लड़के के साथ एक पढ़ी लिखी लड़की उमा शादी कैसे कर सकती है? और वो ये सारी बातें बता देती हैं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है। आपका लड़का जो चरित्रहीन है, ऐसे लड़के के बारे में क्या कभी आपने सोचा है? क्या ऐसी आपके घर की संस्कृति है? क्या आपने ऐसे संस्कार किए अपने बेटे पर? ऐसा सवाल यह उमा उठाती है। रामस्वरूप उमा को चुप रहने के लिए कहते हैं, उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उमा रुकती नहीं। और तब गोपाल प्रसाद को किसी भी पिताजी को गुस्सा आएगा, वो खड़े हो जाते हैं गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और तब गोपाल प्रसाद जी को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप जी से कहते हैं, बाबू रामस्वरूप जी, आपने मेरे साथ दगा किया है, दगाबाजी की है आपने। आपकी जो लड़की है, यह लड़की बीए पास है और आपने बता दिया कि सिर्फ मैट्रिक तक वह पढ़ी हुई है। बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से में, वैसे देखा जाए तो यह गुस्सा उस लड़की पर या बाबू स्वरूप पर नहीं होना चाहिए, अपने ही बेटे पर होना चाहिए, लेकिन अपने बेटे पर यह गुस्सा बिल्कुल नहीं उतारते और अपने दूसरों पर इस जो आरोप है वह आरोप लगाते हैं रामस्वरूप पर कि आपने हमसे झूठ बोला, आपने दगा किया है हमारे साथ। ऐसी बात बोलकर दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं और तब उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती हैं और जब वो जाने लगते हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब यह उमा कहती है कि जी हाँ जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपका जो लाडला बेटा है उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यह जरा जांच पड़ताल कीजिए। यानी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, यह जो शीर्षक है इस एकांकिका का बिल्कुल सही है। रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वास। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास होता है। इसी आत्मविश्वास के बलबूते पर वह समाज में अपनी चरित्रगत विशेषताएं प्रस्तुत करता है। आत्मविश्वास होना चाहिए और यह आत्मविश्वास इस शंकर के पास नहीं है। ऐसे आत्मविश्वासहीन, चरित्रहीन, ऐसे कई दुर्गुण इस शंकर के अंदर बसे हुए हैं और इसीलिए वो उमा कहती है कि घर जाकर अपने लाडले बेटे को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिए कि उसकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, क्योंकि बैठते समय वो ऐसे कंधे झुकाकर बैठ जाता है जैसे कि आत्मविश्वास ही नहीं है उसके अंदर। और इस तरह से ऐसे लड़के या ऐसे जो दकियानुसी जो विचार हैं समाज में फैले हुए, इसका विरोध ये उमा करती हैं और दोनों चले जाते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद जी के चेहरे पर गुस्सा तो है, लेकिन वह बेबस है और लड़के के अंदर जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, उनके सामने स्पष्ट रूप से उमा ने बोल दिए, तो इस बात का भी गुस्सा उनको है और वो वहां से चले जाते हैं और उमा जो है वह सहसा चुप हो जाती है। इस तरह से यह रीढ़ की हड्डी एकांकिका यहाँ पर पूर्ण होती है। इस पूरी एकांकिका को अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि पुराने ज़माने में लड़की को सिर्फ एक चीज़ के रूप में, एक वस्तु के रूप में या एक वस्तु के रूप में देखा जाता था। तो ये गलत बात है। समाज में सिर्फ लड़कों का स्थान ऊंचा और लड़कियों का नीचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक समान हैं
दोनों को एक समान मौका मिलना चाहिए, स्त्री पुरुष समानता यह तत्व भी यहाँ पर दिखाई देता है, ऐसा तत्व होना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि समाज में घूमते समय, चारों ओर घूमते समय ऐसी बातें बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन असल में उनके घर में ही अगर हम झांक कर देखते हैं तब पता चलता है कि इनके बोलने या समाज के सामने व्यक्त करने वाले विचार अलग हैं और घर के जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ऐसे ही व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे सामने पेश होते हैं गोपाल प्रसाद जी, जो कि दकियानुसी उनके विचार हैं, समाज में उनको मान है, जो जिसे हम कहते हैं कि समाज में वो जाने के बाद स्टेज पर जाकर शायद बड़ी बड़ी बातें कहें, लेकिन अपने घर के बारे में अगर वो सोचते हैं तो लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ऐसे दकियानुसी विचार उनके दिखाई देते हैं। और लड़का जो है वह लड़का भी बहुत लाडला है, लेकिन उसके विचार जो है वह भी दकियानुसी विचार हैं, अपने पिताजी की तरह चरित्रहीन ऐसा यह लड़का है। तो यह जो एकांकिका है यहाँ पर खत्म होती है। इस एकांकिका के खत्म होने के बाद यहाँ पर शब्द, हमारे पाठ्य पुस्तक में भी शब्द संसार दिया है। शब्द संसार में कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये कठिन शब्द जो है वह बहुत ही कम है, लेकिन जो भी दिए हैं वो ठीक है। इन कठिन शब्दों के अर्थ को लिखना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृतियाँ दी हैं। इन कृतियों को अगर हम देखेंगे तो पता चलता है कि सबसे पहले लेखनीय, आपके घर की किसी परंपरा के बारे में घर के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कीजिए। वह परंपरा उचित है या अनुचित, इस पर अपना मत शब्दांकित कीजिए। हमारे घर में अनेक प्रकार की रीति रिवाज परंपराएं हुआ करती हैं। ये रीति रिवाज परंपराएं हमारे घर में कौन कौन सी हैं? अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए, जानकारी प्राप्त कीजिए कि हमारे घर की कौन कौन सी परंपराएं हैं। तो यह परंपरा योग्य है या अयोग्य, इस पर अपना मत आपको व्यक्त करना है। तो हर एक छात्र क्या करेगा, अपने घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनसे ही पूछेगा कि हमारे घर में कौन कौन सी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं। वह परंपरा, वह कोई कार्य, वह कोई धार्मिक कार्य क्यों ना हो, वह सही है या गलत है आपकी दृष्टि से, वह इसका उत्तर अपना स्वमत आपको यहाँ पर लिखना है। संभाषणीय में देखिए, दहेज एक अभिशाप विषय पर चर्चा कीजिए। दहेज एक अभिशाप, दहेज लेना या दहेज देना यह भी एक अभिशाप है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए अभी तो हम नहीं कर सकते चर्चा, क्योंकि हम अपने अपने घर में बैठे हुए हैं इस कोरोना महामारी के कारण। तो क्यों ना इस पर एक निबंध या अपने विचार यहाँ पर आपको प्रकट करने हैं। दहेज एक अभिशाप, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है, अपने विचार यहाँ पर स्पष्ट करने हैं। श्रवणीय में देखिए क्या है, विवाह में गाए जाने वाले पारंपरिक मंगल गीत सुनिए तथा सुनाइए। अब तो पाठशालाएं बंद है, तो विवाह के समय पर कई ऐसे पारंपरिक मंगल गीत होते हैं जिसको सुनाया जाता है, ये सुन लीजिए, बस इसे लिखना बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, पठनीय में पाठ में आए अंग्रेजी शब्द पढ़िए और शब्दकोश की सहायता से उनका हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमारे पाठ में, इस पाठ में रीढ़ की हड्डी, इस पाठ में कई शब्द अंग्रेजी आए हैं, तो ऐसे अंग्रेजी शब्द उनको अलग करके लिखिए और अलग लिखने के बाद उन शब्दकोश जो हैं, इन शब्दकोश की सहायता से उनका हिंदी में अनुवाद शब्द क्या है उसे ढूंढिए और लिखिए, इसे लिखना है। आगे स्वाध्याय दिया है। स्वाध्याय में देखिए, सबसे पहले ऊपर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार, तो यहाँ पर एक जाल संजाल दिया है, आकृति दी है। इस आकृति को ठीक तरह से जानिए, समझिए और बाद में जहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, इन रिक्त स्थानों पर आपको क्या करना है, उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहली जोड़ी है राम स्वरूप उमा। ये राम स्वरूप उमा यानी इनके बीच में रिश्ता क्या है, वो रिश्ता आपको वहाँ पर लिखना है। इसके अलावा बीच में दिया है रिश्ते, पति पत्नी, तो ये पति पत्नी कौन थे, इनके नाम यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। शंकर और गोपाल प्रसाद, इनके बीच में क्या रिश्ता था वो यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा नौकर और मालिक, इनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरह से यह आकृति अपनी नोटबुक में तैयार कीजिए। ध्यान रहे कि पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। जिस पेन से आप स्वाध्याय लिख रहे हो उसी पेन का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, यह आकृति संजाल पूर्ण करना है।
अगला है दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के नाम, जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके 2 नाम यहाँ पर लिखने हैं। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, शास्त्रीय संगीत में कौन से प्रमुख प्रयुक्त जो वाद्य होते हैं, इन वाद्यों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। 2 वाद्यों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पर देखिए तालिका दी है, तालिका पूर्ण करनी है। प्रवाह तालिका, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। गोपाल प्रसाद जी क्या चाहते हैं, क्या क्या अपेक्षाएं उनकी कि उनकी बहू कैसी हो, तो इसके बारे में ये जो 4 प्रवाह तालिका दी है यहाँ पर इसे पूर्ण करना है। प्रश्न चौथा दिया है, कारण लिखिए। कारण लिखना है, संक्षेप में कारण लिखना है। बाप बेटे चौक उठे, क्यों चौक उठे? उमा को चश्मा लगा, क्यों लगा? राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्यों कहा? उमा को गुस्सा आया, क्यों आ गया? उसके कारण यहाँ पर लिखने हैं संक्षेप में। अगली कृति है देखिए 5वीं, सूचनानुसार लिखिए। कृदंत बनाना है, पढ़ना, सीना, समझना, चाहना, इनका कृदंत रूप क्या होता है वह सामने लिखना है। उत्तर जो है वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उत्तर जो है वह आपको ही ढूंढने हैं। व्याकरण में पढ़ाया होगा आपको कृदंत कैसे बनाए जाते हैं, या शब्द युग्म पूर्ण करने हैं तो ये शब्द युग्म क्या हैं, उनको कैसे पूर्ण किया जाता है, शब्द युग्म किसे कहा जाता है, उसके उदाहरण भी आपको लिख कर दिए हैं। तो यहाँ पर उत्तर में नहीं बताऊंगा, बस क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है इसके बारे में बता रहा हूँ। और बाद में है अभिव्यक्ति। सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। यहाँ पर आप अपने मन की बात, आप अपना स्वमत यहाँ पर आपको लिखना है। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि अंधविश्वास से संबंधित कोई घटना आपको सुनाई देती है, कोई सुनाता है, उस पर कितना विश्वास रखना है, आधारहीनता उसमें क्या है, अवैज्ञानिकता कौन सी है, इसका विश्लेषण करके आपको लिखना है कि यह घटना, इस घटना के बारे में अपने विचार आपको लिखना है। और इस तरह से देखिए भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। अब ये भेद कहाँ पर लिखने हैं? ये अव्यय के भेद यहाँ पर आपको लिखने हैं और यहाँ पर वाक्य दिए हैं। पहले वाक्य को पढ़ लीजिए और उसमें कौन सा अव्यय शब्द है वो अव्यय शब्द लिखिए और उसका भेद लिखिए। जैसे कि पहला वाक्य देखिए क्या है, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। तो इसमें अव्यय शब्द जो है वह के सामने, तो ये के सामने यहाँ पर इस अव्यय भेद में लिखना है के सामने। इसके सामने इसका प्रकार लिखना है, जैसे कि यह संबंध सूचक अव्यय है तो ये संबंध सूचक अव्यय। तो इस तरह से यह जो तालिका है वह तालिका पूर्ण करनी है। अगला प्रश्न देखिए भाषा बिंदु में, पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। इस पूरे पाठ में रीढ़ की हड्डी, इस पाठ में कौन कौन से अव्यय आए हैं? जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहा जाता है, इसके उदाहरण आपको लिख कर दिए हैं। तो 2 जो क्रिया विशेषण अव्यय हैं उन्हें छांट कर वहाँ पर लिखिए और इनके सामने इनका वाक्य में प्रयोग भी करके आपको लिखना है। क्रिया विशेषण अव्यय 2 शब्द ढूंढने हैं, संबंध सूचक अव्यय 2 ढूंढने हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय 2 उदाहरण ढूंढने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। इसका उत्तर भी लिखना जरूरी है। तीसरा दिया है देखिए, नीचे आकृति में दिए हुए अव्ययों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो आकृति दी है इस आकृति में अव्यय के शब्द प्रकारों के अनुसार शब्द दिए हैं, बस उनका क्या करना है आपको, उनका भेद कौन सा है वो पहचानना है। पहले भेद लिखो और बाद में उसका वाक्य में प्रयोग करो। उपयोजित लेखन अंत में दिया है, अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी आपके परिसर में विद्यार्थियों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है जिसका नाम है योग साधना शिविर, और इसका आयोजन करने वाले कौन है, आप खुद हो, ऐसा मानकर यह विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन तैयार करते समय कौन सी बातों की तरफ ध्यान दिया जाता है, विज्ञापन कैसा होना चाहिए, विज्ञापन में शब्दों की मर्यादा कितनी होती है, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। उसके आधार पर यह विज्ञापन तैयार करना है।
तो इस तरह से यह अंतिम स्थान, अंतिम मोड़ आ गया है। रीढ़ की हड्डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी ने यह पाठ लिखा है, एकांकिका लिखी है। इस एकांकिका को आपके सामने मैंने पेश किया। हाँ, इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आपकी होगी, मन में अभी तक शंकाएं होगी, तो ये शंकाएं आप अपने चैट बॉक्स में टाइप करके मेरे पास भेज दीजिए, इसका समाधान आपका किया जाएगा। यह जो चैनल है, यह यूट्यूब चैनल, इस पर सिर्फ जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा के छात्र, इनके लिए जो पाठ है, पाठ की प्रस्तुति की जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मन में कोई आशंका हो तो ज़रूर मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप पर बातें कीजिए। और इस तरह से रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा हुआ यह पाठ हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। यह पाठ आपकी समझ में कितना आया, यह भी मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और उस पर बाद में चर्चा हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।